एक घमंडी राजकुमारी, जिसके सामने पूरा अनंतगढ़ सिर झुकाता था। लोग उससे प्यार नहीं, डर करते थे। कहते हैं उसकी एक गलती किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया एक गरीब लड़का। नाम था वीर। न उसके पास दौलत थी, न ताकत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्चाई। जब पूरा राज्य राजकुमारी की आंखों में देखने से डरता था, तब वीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर सच बोल दिया। और बस यहीं से शुरू हुई दुश्मनी। राजकुमारी ने उसका अपमान किया, उसे महल से निकलवा दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब मौत खुद राजकुमारी के सामने खड़ी थी। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था, हर तरफ खतरा था। और उसी वक्त अपनी जान की परवाह किए बिना वीर उसकी रक्षा के लिए सामने आ गया। जिस लड़के से वो नफरत करती थी, आज वही उसकी जिंदगी बचा रहा था। उस रात के बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा बदलने लगी। उसकी आंखों से घमंड धीरे धीरे खत्म होने लगा और दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। लेकिन क्या एक राजकुमारी सच में एक गरीब लड़के से प्यार कर सकती है? क्या राजा इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? और क्या प्यार घमंड से भी बड़ी ताकत बन पाएगा? यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह कहानी है घमंड से इंसानियत तक के सफर की, जहां एक छोटी सी चिड़िया और एक सच्चे दिल वाले इंसान ने पूरे अनंतगढ़ की किस्मत बदल दी। कहानी शुरू होती है अनंतगढ़ के उस महल से, जहां प्यार नहीं, सिर्फ डर राज करता था। कहा जाता है कि हर राजमहल की दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, उनमें छुपी होती हैं कहानियां, कुछ प्रेम की, कुछ त्याग की, एंड कुछ ऐसे अहंकार की जो पूरे राज्य को झुका देता है। बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक समृद्ध राज्य था अनंतगढ़। सोने जैसे चमकते खेत, चांदी सी बहती नदियां और ऊंचे महल, जहां हर चीज में वैभव था सिवाय एक चीज के, शांति। इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा डर थी राजकुमारी चंद्रप्रभा। उसका नाम जितना सुंदर था, उसका रूप उससे भी कहीं अधिक मोहक था। जब वो महल की बालकनी में खड़ी होती तो नीचे खड़े लोग उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में रौब था और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जो धीरे धीरे घमंड में बदल चुका था। चंद्रप्रभा बचपन से ही सबकी लाडली थी। उसकी हर इच्छा आदेश बन जाती और हर गलती किसी और की सजा। किसी ने उसे कभी नहीं कहना सिखाया ही नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। समय के साथ उसका दिल कठोर होता गया। महल में एक नियम था, राजकुमारी की बात आखिरी होती थी। एक सुबह की बात है, महल के बगीचे में फूलों की सजावट की जा रही थी। एक युवा माली पूरे मन से काम कर रहा था, लेकिन गलती से एक दुर्लभ फूल की डाली टूट गई। बस इतनी सी बात। चंद्रप्रभा की नजर उस पर पड़ी। ये क्या किया तुमने? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि अपमान टपक रहा था। माली घबराकर बोला, राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूं। लेकिन चंद्रप्रभा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही हाथ उठा दिया। गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे महल से बाहर निकाल दो अभी। माली की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। महल में खड़े बाकी लोग सिर झुकाकर खामोश खड़े रहे, क्योंकि सच बोलने की कीमत वे सब जानते थे। ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी थीं। चंद्रप्रभा को लगता था कि उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि सब उसके सामने झुकें। राजा कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, बेटी, राजसी होना शक्ति है, लेकिन दया ही असली महानता होती है। पर चंद्रप्रभा मुस्कुराकर कहती, दया कमजोरों के लिए होती है पिताश्री, मैं राज करती हूं। और हर बार राजा चुप हो जाते। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, राजकुमारी के स्वयंवर का समय आ गया है। दूर दूर के राज्यों से राजकुमार आमंत्रित किए गए। महल को पहले से भी अधिक भव्य बना दिया गया। हर कोने में सजावट, हर दिशा में संगीत और हर चेहरे पर उम्मीद। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दिन अपमान का दिन बन जाएगा। स्वयंवर सभा में एक एक कर राजकुमार आए। पहला राजकुमार विनम्र था, विद्वान था। उसने झुककर कहा, राजकुमारी, आपके सौंदर्य और तेज की चर्चा दूर देशों तक है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके सामने खड़ा हूं। चंद्रप्रभा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी हंसी उसके होठों पर आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को मेरे योग्य समझने की? सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमार का चेहरा उतर गया और वो चुपचाप चला गया। दूसरा राजकुमार वीर था, युद्धों का विजेता। उसने गर्व से कहा, मैंने कई राज्यों को हराया है। चंद्रप्रभा ने तिरस्कार से कहा, लेकिन तुम अपने अहंकार को नहीं हरा पाए। अगला
एक एक कर हर राजकुमार अपमानित होकर लौटता गया। महल की भव्यता के बीच इंसानियत हार रही थी। राजा का सिर झुका हुआ था। उन्हें समझ आ चुका था ये घमंड एक दिन सब कुछ ले डूबेगा। उसी दिन महल के बाहर एक अलग ही दुनिया थी। वहां एक साधारण लड़का खड़ा था, फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसका नाम था वीर। लोग उसे चिड़ियों वाला लड़का कहते थे, क्योंकि वो जंगल में पक्षियों के साथ रहता, उनसे बातें करता और घायल चिड़ियों का इलाज करता था। उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज एक छोटी सी चिड़िया की मुस्कान थी। वो महल के बाहर खड़ा अंदर हो रहे इस भव्य आयोजन को देख रहा था। उसने देखा राजकुमारों का अपमान, लोगों की खामोशी और एक राजकुमारी जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी। वीर ने धीमे से कहा, ऊंचाई से गिरने में ज्यादा दर्द होता है। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया डरकर उड़ती हुई महल के अंदर चली गई। वो सीधे उस कक्ष में पहुंची जहां चंद्रप्रभा अकेली खड़ी थी। चिड़िया घबराकर इधर इधर फड़फड़ाने लगी। चंद्रप्रभा ने उसे देखा और उसका चेहरा सिकुड़ गया। इस गंदी चिड़िया को यहां किसने आने दिया? उसने तेज आवाज में कहा, इसे तुरंत बाहर फेंको। एक सेवक आगे बढ़ा। चिड़िया और डर गई। तभी खिड़की के पास खड़ा वीर अंदर झांक रहा था। उसने धीरे से कहा, उसे मत छुओ, वो डर गई है। चंद्रप्रभा की नजर पहली बार उस लड़के पर पड़ी। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? एक इंसान जो डर को समझता है, वीर ने शांत स्वर में कहा। चंद्रप्रभा की भौहें सिकुड़ गईं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? वीर ने बिना झुके जवाब दिया, हां, एक ऐसी राजकुमारी से जिसे कभी किसी ने सच्चाई नहीं बताई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। चंद्रप्रभा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सच्चाई? उसने तीखे स्वर में कहा, तुम मुझे सिखाओगे? वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपका दिल उतना ही कठोर है। ये शब्द जैसे हवा में जम गए। पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था। कुछ पल के लिए चंद्रप्रभा चुप रह गई। फिर उसका अहंकार जाग उठा। सैनिक, उसने ऊंची आवाज में कहा, इसे अभी के अभी महल से बाहर निकालो। सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन वीर ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस मुस्कुराया और धीरे धीरे पीछे हट गया। चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। जाते जाते उसने एक बार फिर कहा, जिस दिन आपको अपने दिल की आवाज सुनाई देगी, उस दिन आप सच में राजकुमारी बनेंगी। और वो चला गया। महल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चंद्रप्रभा के मन में पहली बार किसी के शब्द गूंज रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही सुंदरता, लेकिन आज उसे कुछ कमी महसूस हुई। उस रात चंद्रप्रभा सो नहीं पाई। गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। क्यों एक साधारण लड़के की बात उसके दिल को छू गई? क्यों उसकी आंखों में डर नहीं था? और क्यों उसकी बातों में सच्चाई थी? उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ बदलने लगा था। बहुत धीरे, बहुत अंदर। उधर वीर जंगल की ओर लौट रहा था। चांदनी रात में चिड़िया उसके साथ उड़ रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी सबसे कठोर दिल सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां घमंड और सच्चाई आमने सामने खड़े होने वाले हैं, जहां एक राजकुमारी का दिल पहली बार सवाल करने वाला है और जहां एक चिड़ियों वाला लड़का उसकी दुनिया बदलने वाला है। अगली सुबह अनंतगढ़ के महल में सब कुछ पहले जैसा ही था, वैभव, शोर, आदेश और चुप्पी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा का मन। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपका दिल उतना ही कठोर है। वो गुस्से में उठी, बालकनी तक गई और नीचे फैले राज्य को देखने लगी। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी। पहली बार उसने ये बात महसूस की, क्या सच में लोग मुझसे डरते हैं? उसने खुद से पूछा, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार बोल उठा, डरते हैं तो डरें, मैं राजकुमारी हूं। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन मान नहीं रहा था। उसी समय उसकी दासी अंदर आई। राजकुमारी, आज दरबार में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, उसने झुककर कहा। चंद्रप्रभा ने ठंडे स्वर में कहा, चलो। दरबार में राजा, मंत्री और कई अधिकारी मौजूद थे। कुछ लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। किसी का खेत सूख गया था, किसी का व्यापार ठप हो गया था। पहला व्यक्ति आगे आया, एक गरीब किसान। महाराज, इस साल बारिश नहीं हुई,
मेरी फसल पूरी तरह खराब हो गई, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही चंद्रप्रभा बोल पड़ी। हर बार रोने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत नहीं कर सकते तो खेती छोड़ दो। दरबार में खामोशी छा गई। किसान की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। राजा ने गहरी सांस ली। बेटी, हर समस्या का मजाक नहीं उड़ाया जाता। चंद्रप्रभा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ हल्का सा चुभा। उसी दिन दोपहर को वो अकेले महल के बगीचे में टहल रही थी। चारों तरफ फूल खिले थे, लेकिन उसे आज उनमें भी कोई खुशी नहीं दिख रही थी। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वही छोटी चिड़िया जो कल उसके कमरे में आई थी, वहीं बैठी थी। चिड़िया ने उसे देखा और उड़ने की बजाय वहीं रुकी रही। चंद्रप्रभा धीरे धीरे उसके पास गई। तुम फिर आ गई? उसने हल्के आश्चर्य से कहा। चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। ये देखकर चंद्रप्रभा को अजीब सा लगा। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसने धीरे से पूछा। तभी पीछे से एक आवाज आई। डर और विश्वास दोनों इंसान के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। चंद्रप्रभा ने पलटकर देखा। वही लड़का खड़ा था, वीर। उसकी आंखों में वही शांति थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तुम फिर आ गए? चंद्रप्रभा ने भौहें चढ़ाकर कहा। हां, वीर ने सहजता से जवाब दिया, क्योंकि मेरी दोस्त यहां आती है। चंद्रप्रभा कुछ पल उसे देखती रही। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें सजा दे सकती हूं। वीर मुस्कुराया। जिसे सच बोलने की आदत हो उसे सजा का डर नहीं होता। चंद्रप्रभा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। पहली बार कोई उसे बिना डरे जवाब दे रहा था। तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो? उसने हल्के गुस्से और जिज्ञासा के साथ पूछा। नहीं, वीर ने कहा, मैं सिर्फ वही कहता हूं जो लोग सुनना नहीं चाहते। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी छा गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। चंद्रप्रभा ने अचानक पूछा, तुम जंगल में रहते हो? हां, वीर ने कहा, वहां शांति है, सच्चाई है और कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता। ये सुनकर चंद्रप्रभा के चेहरे पर हल्की सी झिझक आई। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। वीर ने उसकी आंखों में देखा। आपको सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। ये बात जैसे सीधा उसके दिल में लगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, उसने तेज आवाज में कहा। शायद वीर ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो दूसरों को दुख देता है वो खुद भी अंदर से खुश नहीं होता। चंद्रप्रभा चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार वो खुद से हार रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, उसने धीरे से कहा, तो मुझे सही रास्ता दिखाओ। ये सुनकर वीर भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी ऐसा कहेगी। सही रास्ता कोई और नहीं दिखाता, उसने कहा, उसे खुद महसूस करना पड़ता है। कैसे? चंद्रप्रभा ने तुरंत पूछा। वीर ने पेड़ की ओर इशारा किया। जैसे ये चिड़िया, अगर इसे कैद कर दिया जाए तो यह गाना बंद कर देगी, लेकिन अगर इसे आजादी मिले तो यह खुद ही खुश रहना सीख जाती है। चंद्रप्रभा ने चिड़िया को देखा। वह खुली हवा में उड़ रही थी, बिना किसी डर के। आपने लोगों को कैद कर रखा है, उनके डर में, वीर ने आगे कहा, और डर में कोई खुश नहीं रह सकता। ये सुनकर चंद्रप्रभा की आंखें झुक गईं। उसके मन में एक तूफान चल रहा था। क्या वो सच में इतनी कठोर थी? क्या उसका राज लोगों के डर पर टिका था? अगर मैं बदलना चाहूं, उसने हिचकिचाते हुए कहा, तो क्या लोग मुझे माफ कर देंगे? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दिल से की गई गलती को लोग भूल जाते हैं, लेकिन दिल से किया गया बदलाव कभी नहीं भूलते। ये सुनकर चंद्रप्रभा के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। महल के अंदर राजनीति, अहंकार और शक्ति का खेल चल रहा था। कुछ मंत्री नहीं चाहते थे कि राजकुमारी बदले, क्योंकि उसका घमंड उनके लिए फायदेमंद था। उसी रात महल के एक गुप्त कक्ष में कुछ लोग इकट्ठा हुए। मुख्यमंत्री बोला, अगर राजकुमारी बदल गई तो हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। दूसरा बोला, हमें उस लड़के को हटाना होगा, वही उसे बदल रहा है। लेकिन कैसे? तीसरे ने पूछा। मुख्यमंत्री की आंखों में चालाकी चमकी। कल जंगल में शिकार का आयोजन होगा और वहां एक दुर्घटना हो जाएगी। महल के बाहर रात गहरी होती जा रही थी। चंद्रप्रभा अपनी खिड़की से आसमान को देख रही थी। आज उसका दिल हल्का था, लेकिन अनजाना डर भी था। उसे नहीं पता था कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी बदल देगा, और शायद उसे तोड़ भी देगा।
उधर जंगल में वीर एक पेड़ के नीचे बैठा था। चिड़िया उसके पास थी। तुम्हें लगता है वो बदल सकती है? उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया ने हल्की सी चहचहाहट की। वीर मुस्कुराया। शायद, क्योंकि उसके दिल में सवाल उठने लगे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए कैसी परीक्षा लेकर आने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जहां सच्चाई, विश्वास और जीवन तीनों दांव पर लगने वाले थे। अगली सुबह अनंतगढ़ के जंगल में असामान्य हलचल थी। राजमहल से शिकार के लिए एक बड़ा काफिला निकल चुका था। घोड़ों की टापों की आवाज, सैनिकों की हलचल और शिकार के लिए तैयार हथियार, सब कुछ एक राजसी आयोजन जैसा लग रहा था। लेकिन इस शिकार के पीछे छुपा था एक षड्यंत्र। राजकुमारी चंद्रप्रभा भी इस शिकार में शामिल थी। उसने पहले कभी शिकार में रुचि नहीं ली थी, लेकिन आज वो खुद जाना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके मन में एक बेचैनी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे वीर से मिलना था। जंगल में पहुंचते ही हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। चंद्रप्रभा ने गहरी सांस ली। ये जगह महल से कहीं ज्यादा जीवित लगती है, उसने धीमे से कहा। उसी समय दूर एक पेड़ के पास उसे वीर दिखाई दिया। वह एक घायल चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध रहा था। चंद्रप्रभा उसके पास गई। तुम यहां हो, उसने हल्की राहत के साथ कहा। वीर ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। और आप भी? महल से बाहर? चंद्रप्रभा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। वीर ने चिड़िया को धीरे से उड़ने दिया। कहिए, उसने शांत स्वर में कहा। मैंने कल रात बहुत सोचा, चंद्रप्रभा बोली। शायद तुम सही थे। मैंने लोगों को सिर्फ डर दिया है, सम्मान नहीं। वीर ने उसकी आंखों में देखा। यह समझना ही पहला कदम है। चंद्रप्रभा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद झलकी। लेकिन मैं बदलना चाहती हूं, उसने कहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर इरादा सच्चा है तो रास्ता खुद बन जाता है। दोनों के बीच एक नई शुरुआत का एहसास था। लेकिन उसी समय दूर झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई। कुछ सैनिक छुपे हुए थे। उनके हाथों में धनुष थे और नजरें वीर पर टिकी थीं। मुख्यमंत्री ने धीरे से आदेश दिया, अभी यही मौका है। एक सैनिक ने तीर चढ़ाया। निशाना था वीर। जैसे ही तीर छोड़ा गया, हवा को चीरती हुई आवाज आई। चंद्रप्रभा की नजर अचानक उस दिशा में गई। सावधान, वो चिल्लाई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीर सीधा वीर की ओर बढ़ रहा था। एक पल, और उसी पल चंद्रप्रभा ने बिना सोचे समझे वीर के सामने खुद को खड़ा कर दिया। तीर आकर उसके कंधे में जा लगा। आह! उसकी चीख जंगल में गूंज गई। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। राजकुमारी! उसने उसे संभाल लिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रप्रभा के कंधे से खून बह रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। तुम ठीक हो? उसने कमजोर आवाज में वीर से पूछा। वीर की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरे लिए? चंद्रप्रभा हल्का सा मुस्कुराई। शायद मैं बदल रही हूं। और वो बेहोश हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। वीर ने तुरंत उसे उठाया। कोई वैद्य को बुलाओ, वो चिल्लाया। लेकिन वो जानता था कि समय बहुत कम है। उसने बिना देर किए चंद्रप्रभा को अपनी बाहों में उठाया और जंगल के अंदर गहराई में दौड़ पड़ा, जहां एक बूढ़ा वैद्य रहता था जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। रास्ता कठिन था, लेकिन वीर रुका नहीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसका संकल्प उससे भी तेज था। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो बार बार खुद से कह रहा था। आखिरकार वो उस छोटे से झोपड़े तक पहुंच गया। बाबा, दरवाजा खोलिए, उसने जोर से पुकारा। दरवाजा खुला। एक वृद्ध वैद्य बाहर आए। उन्होंने स्थिति देखी और तुरंत अंदर ले गए। तीर जहर से भरा है, वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो जान खतरे में है। वीर का दिल धड़क उठा। उसे बचा लीजिए कृपया, वैद्य ने कहा। एक ही उपाय है, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में मिलती है। मैं लाऊंगा, वीर ने तुरंत कहा। रास्ता आसान नहीं है, वैद्य बोले। वहां जंगली जानवर हैं और गहरी खाइयां। वीर ने बिना सोचे जवाब दिया। उसकी जान उससे ज्यादा कीमती है। और वो तुरंत निकल पड़ा। रात होने लगी थी। जंगल और भी डरावना हो गया था। हर आवाज, हर परछाई जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वीर रुका नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, चंद्रप्रभा को बचाना है। उधर झोपड़ी में चंद्रप्रभा बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं।
वैद्य ने धीरे से कहा, अब सब कुछ उस लड़के पर निर्भर है। और जंगल के उस अंधेरे में एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर एक घमंडी राजकुमारी की जिंदगी बचाने निकल पड़ा था। क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, यह बन चुकी थी एक एहसास, जहां घमंड टूट रहा था और प्रेम जन्म ले रहा था। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल अब पहले जैसा शांत नहीं था, हर तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें और खतरे की गंध थीं। लेकिन वीर के कदम नहीं रुके। उसके हाथों में सिर्फ एक छोटी सी मशाल थी और दिल में एक बड़ा संकल्प, चंद्रप्रभा को बचाना। वो घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। कभी झाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती तो कभी दूर से किसी जंगली जानवर की गर्जना। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलते चलते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां लोग जाने से डरते थे। उसे याद था, वैद्य ने कहा था कि वही दुर्लभ जड़ी बूटी यहीं मिलती है। अचानक उसकी मशाल की रोशनी में कुछ चमका। एक गहरी खाई। रास्ता वहीं खत्म हो रहा था। वीर कुछ पल रुका। उसने नीचे झांका, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन तभी उसे खाई के उस पार हल्की सी चमक दिखाई दी। वही जड़ी बूटी जिसकी उसे तलाश थी, वह बहुत दूर नहीं थी, लेकिन पहुंच से बाहर थी। वीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक पुराना, कमजोर पेड़ खाई के ऊपर झुका हुआ था। वो समझ गया, उसे उसी के सहारे पार जाना होगा। ये खतरा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और पेड़ पर चढ़ गया। हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे चेतावनी दे रही हो। नीचे मौत थी और सामने उम्मीद। धीरे धीरे, बहुत संभलकर वो आगे बढ़ता गया। एक पल के लिए उसका पैर फिसला, धड़ाम। पेड़ जोर से हिला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो खाई के उस पार पहुंच गया। उसने तुरंत उस चमकती जड़ी बूटी को देखा, छोटे छोटे नीले फूल जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। मिल गई, उसने धीरे से कहा। उसने सावधानी से जड़ी बूटी तोड़ी और उसे अपने कपड़े में बांध लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, एक भारी गर्जना गूंजी। वीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। एक विशाल जंगली शेर उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में भूख थी और शरीर में ताकत। अब ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये जिंदगी और मौत का खेल था। वीर के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक मशाल। उसने तुरंत मशाल को ऊंचा उठाया। शेर धीरे धीरे करीब आ रहा था। वीर ने खुद को मजबूत किया। जैसे ही शेर झपटा, वीर ने पूरी ताकत से मशाल उसकी ओर फेंकी। आग की लपटें देखकर शेर पीछे हट गया। ये उसका मौका था। वीर तुरंत भागा, उसी पेड़ की ओर। वो तेजी से चढ़ा और बिना रुके खाई पार कर गया। पीछे शेर की गर्जना गूंजती रही, लेकिन अब वो सुरक्षित था। उसने बिना समय गंवाए दौड़ना शुरू कर दिया। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उसके कदम और तेज हो गए। कुछ देर बाद वो आखिरकार वैद्य की झोपड़ी तक पहुंच गया। बाबा, जल्दी कीजिए, उसने हांफते हुए कहा। वैद्य ने जड़ी बूटी ली और तुरंत औषधि बनानी शुरू कर दी। झोपड़ी में सन्नाटा था, बस चूल्हे की आग की आवाज और चंद्रप्रभा की धीमी सांसें। कुछ ही देर में वैद्य ने दवा तैयार कर ली। उन्होंने सावधानी से तीर निकाला और जड़ी बूटी का लेप घाव पर लगाया। फिर उसे पीने के लिए काढ़ा दिया। समय जैसे थम गया था। वीर एक कोने में खड़ा बस उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और उम्मीद भी। अब सब उसके शरीर पर निर्भर है, वैद्य ने धीमे स्वर में कहा। घंटों बीत गए। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहली सूरज की किरण झोपड़ी के अंदर आई और उसी समय चंद्रप्रभा की उंगलियां हल्की सी हिलीं। वीर की सांस रुक गई। राजकुमारी, उसने धीरे से कहा। चंद्रप्रभा की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने धुंधली नजरों से चारों तरफ देखा और फिर उसकी नजर वीर पर ठहर गई। तुम ठीक हो? उसने कमजोर आवाज में पूछा। वीर की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए, उसने कहा। चंद्रप्रभा ने हल्की मुस्कान दी। पहली बार किसी के लिए कुछ सही किया है। उसकी आवाज में अब वो घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैंने लोगों को बहुत दुख दिया है, क्या अब भी मैं बदल सकती हूं? वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने आज साबित कर दिया कि आपका दिल बदल चुका है। चंद्रप्रभा की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद ये पछतावे के थे या फिर राहत के। लेकिन उसी समय झोपड़ी के बाहर घोड़ों की आवाज गूंजी। राजा और सैनिक वहां पहुंच चुके थे।
राजा अंदर आए और चंद्रप्रभा को जीवित देखकर उनकी आंखें भर आईं। बेटी, उन्होंने उसे गले लगा लिया। चंद्रप्रभा ने धीमे से कहा, पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए। राजा चौंक गए। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आवाज में विनम्रता सुनी। मैंने बहुत गलत किया है लोगों के साथ। आपके साथ? चंद्रप्रभा रोते हुए बोली। राजा ने उसका सिर सहलाया। गलती से बड़ा उसे स्वीकार करना होता है। चंद्रप्रभा ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही भावना थी, सम्मान और कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महल के अंदर सच्चाई सामने आने वाली थी, और जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे थे उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिलने वाला था। महल लौटने के बाद अनंतगढ़ की हवा बदल चुकी थी। जो महल पहले डर और आदेशों से गूंजता था, आज वहां एक अजीब सी शांति थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा अब वही नहीं रही थी। उसके कदमों में अब घमंड नहीं, ठहराव था। उसकी आंखों में अब तिरस्कार नहीं, समझ थी। अगले ही दिन राजदरबार बुलाया गया। पूरा राज्य इकट्ठा था, मंत्री, सैनिक, प्रजा और वही लोग जो कभी उसकी सजाओं का शिकार हुए थे। सभी के मन में एक ही सवाल था, आज क्या होने वाला है? चंद्रप्रभा धीरे धीरे दरबार में आई। आज उसने कोई भारी गहने नहीं पहने थे, कोई शाही दिखावा नहीं था। वह सीधी सिंहासन के सामने खड़ी हुई और पहली बार उसने अपना सिर झुका लिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। मैंने हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझा और इसी घमंड में मैंने आप सबको दुख दिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये वही राजकुमारी थी जो कभी माफी नहीं मांगती थी। मैंने बिना वजह सजा दी, अपमान किया और ये भूल गई कि राज करना सेवा होती है, अधिकार नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। पूरा दरबार सन रह गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वही बूढ़ी दासी आगे आई जिसे कभी महल से निकाल दिया गया था। उसने कांपते हाथों से कहा, राजकुमारी, आज आपने हमारा दिल जीत लिया। हम आपको माफ करते हैं। धीरे धीरे बाकी लोग भी आगे आए। किसी ने सिर झुकाया, किसी की आंखें नम थीं। उस दिन पहली बार अनंतगढ़ में डर नहीं, अपनापन दिखा। राजा की आंखों में गर्व था। उन्होंने घोषणा की, आज से ये राज्य सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि दया और न्याय से चलेगा। और चंद्रप्रभा ने उस दिन एक नया वादा किया, वो हर उस इंसान का दर्द समझेगी जिसे उसने कभी अनदेखा किया था। समय बीतने लगा। चंद्रप्रभा अब अक्सर महल से बाहर निकलती, लोगों से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती। वह खेतों में जाती, गरीबों की मदद करती और सबसे बड़ी बात, वो अब सुनना सीख गई थी। लेकिन उसके दिल में एक और बदलाव आ चुका था। एक ऐसा एहसास जिसे वो समझ तो रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। वीर, वो लड़का जिसने उसे आईना दिखाया, जिसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और जिसने उसे सिखाया कि असली सुंदरता दिल में होती है। एक शाम चंद्रप्रभा अकेली बगीचे में बैठी थी। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। तभी वही चिड़िया आकर उसके पास बैठ गई। चंद्रप्रभा मुस्कुराई, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से एक आवाज आई, यहीं हूं। वो पलटी। वीर उसके सामने खड़ा था। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर चंद्रप्रभा धीरे से बोली, तुम चले क्यों गए थे? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब आपको मेरी जरूरत नहीं थी। चंद्रप्रभा ने सिर हिलाया, गलत, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। वीर चौंक गया। तुमने मुझे बदल दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई घमंड नहीं। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, राजकुमारी और एक साधारण लड़का, ये कहानी आसान नहीं है। चंद्रप्रभा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब दिल सच्चा हो तो कोई भी कहानी मुश्किल नहीं होती। हवा जैसे थम गई। वीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्या आप सच में ये रास्ता चुनना चाहती हैं? उसने पूछा। चंद्रप्रभा ने बिना झिझक कहा, हां, क्योंकि पहली बार मैं दिल से जी रही हूं। उस दिन दो अलग दुनियाओं के लोग एक हो गए। राजा को जब ये बात पता चली तो पहले वो चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने चंद्रप्रभा की आंखों में देखा। वहां अब अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हें खुश रखता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ समय बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक शाही विवाह नहीं था,
ये एक बदलाव का उत्सव था, जहां एक घमंडी राजकुमारी एक दयालु रानी बनी थी, जहां एक साधारण लड़का अपने सच्चे दिल से सबसे खास बन गया था। और उस दिन के बाद अनंतगढ़ की कहानी बदल गई। अब वहां डर की नहीं, प्रेम की बातें होती थीं। लोग कहते थे, सच्चा राज वो नहीं जहां लोग डरकर झुकें, सच्चा राज वो है जहां लोग दिल से सम्मान करें। और चंद्रप्रभा अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो एक सीख बन चुकी थी कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर दिल सच्चा हो तो वो बदल सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी चिड़िया और एक सच्चा इंसान पूरी दुनिया बदल सकते हैं। समाप्त।